दोस्तों जय भीम नवोदय। मैं नीलेश ओंकार, मैं प्रथमतः भारतीय और अंततः भी भारतीय इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग लगभग 50 दिन से लॉकडाउन में थे और इस लॉकडाउन में हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी है। हमने देखा है कि इस 50 दिनों में हमने क्या क्या सहा है इस कोरोना महामारी के वक्त। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत बड़ा तबका है हमारा जो इस 40-50 दिनों में जिन्होंने सड़कों पर चले और हज़ारों किलोमीटर का जो फासला है उन्होंने पार किया अपने अपने घर जाने के लिए। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इन सब में एक बात अच्छी है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, कई सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो आगे आके इन लोगों की मदद कर रही थी। जो भी ज़रूरतमंद था उसकी मदद के लिए ये तमाम संगठनाएं जो है वो तत्पर थी। लेकिन इन संगठनों को ज़्यादातर तवज्जो नहीं दिया जाता, इनका कहीं पर भी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इनका बहुत अहम रोल है इस तमाम 50 दिन के लॉकडाउन में। सोचो अगर ये संस्थाएं रास्ते पर नहीं उतरती, ये संस्थाएं अगर मदद के लिए नहीं आती, तो कितनी भयावह परिस्थिति हमारे देश के उन मजबूर लोगों की होती जो दाने दाने के लिए तरस रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे। तो ऐसे ही स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष हैं क्लीन फाउंडेशन के दीपक नीलावार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह की मदद की है लोगों की। और ये तमाम जो लॉकडाउन की स्थिति देश में थी, अभी तो धीरे धीरे ये ढील दी जा रही है और तमाम चीज़ें जो है वो सामान्य हो रही है धीरे धीरे। लेकिन इन 50 दिनों का जो अनुभव है वो कैसा रहा वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। आप संस्था चलाते हैं क्लीन फाउंडेशन के नाम से, हर तरह की मदद आप लोगों को करते हैं जो भी पॉसिबल हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 50 दिनों में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और तब से जो भी नीतियाँ सरकार की ओर से बनी है या जो भी कदम उठाए गए हैं, क्या उससे आप सहमत हो, उससे आप सेटिस्फैक्शन हो? नीलेश, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। जैसा कोरोना लॉकडाउन शुरुआत हुई महाराष्ट्र में 21 तारीख से, 21 शायद 2 महीने अभी ख़त्म होते आ रहे, 52 दिन आज पूरे हो गए हैं। इन 52 दिनों में हमने ये सोचा कि हमारा क्लीन फाउंडेशन जो है मानवता की सेवा के लिए ही बना है, ऐसा मुझे लगता है। कभी हम स्वच्छता के माध्यम से लोगों तक जाते हैं, लेकिन कोरोना एकदम महामारी लोगों के सामने आई और अनपेक्षित थी ये कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो 21 तारीख से रात को लॉकडाउन करने के बाद में बहुत सारे प्रश्न दुनिया के सामने, देश के सामने, मेरे शहर के सामने आए हैं। उसी दिन हमने मीटिंग लिया कॉन्फ्रेंस के इसके दौरे, और हमने सोचा कि इन लोगों के लिए, अभी जो लोग आ रहे हैं, जो लोग फंसे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि शुरुआत करते हैं 200, 300, 400 लोगों से खाना रोज़ का पहुंचाने का काम हमने शुरू किया। ये करीबन 200 से शुरू किया हमने काम, करीबन 1000 से 1200 तक लोगों को पर डे हमने खाना पहुंचाया और पर डे पहुंचाया। क्योंकि मैं पुलिस NGO जो है उस पर भी मेंबर हूँ। क्लीन फाउंडेशन ने एक एप्लीकेशन दिया था मिस्टर भरने साहब को, और उन्होंने मुझे एक दिन में 2 गाड़ी के पासेस भी दिया, और हमारे जितने भी लोग वॉलंटियर्स हैं उनकी भी पासेस बना के दिया। उनका भी थैंक्स देना चाहता हूँ भरने साहब का। और उन्होंने फिर हमने काम शुरू किया, और पिछले 50 दिनों से, 52 दिनों से हम लगातार ये काम कर रहे हैं। शुरुआत के महीने भर में तो हमने खाना पहुँचाया सबके लिए। शाम को रोज़ मैं पहुँचा देता था, कभी 500, कभी 700, कभी 800, कभी 1000। लेकिन अभी हमारी भी मर्यादा, हमको लगा शुरुआत में कि 1 महीने में ये लॉकडाउन खुल जाएगा। अब दिन ब दिन लॉकडाउन बढ़ रहा है तो हमारी भी समस्याएं खड़ी होगी, आर्थिक परिस्थिति खराब हो रही है। तो फिर हमने केली, फ्रूट, बिस्किट के माध्यम से ये 15 दिन हमने ये निकाले। मैं अभी ये 15 दिन में मैं रोज़ वर्धा रोड पे या पांजरी नाका पे रोज़ जाता हूँ, और कम से कम 500 लोगों को खाना बोले तो केली या बिस्किट के माध्यम से पहुँचाता हूँ। ऐसा मेरा कार्यक्रम है अभी ये। और कल से मैंने ये काम, कल तक बांटा मैंने, कल सवेरे तक। आज से मैंने ये काम ये भी बंद कर, क्योंकि अभी ऑफिस खुल गए, अभी लोग भी अपने अपने गांव पहुंच गए हैं। अभी शायद मेरी संस्था की ज़रूरत अभी शायद कम है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम हो गई है। तो आपने अपना दायित्व निभाया, जो भी सामाजिक दायित्व जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ये एक अकेला फाउंडेशन नहीं है आपका, ऐसे हज़ारों फाउंडेशन हो गए जी, जिसकी वजह से आज देश का जो मजदूर है या मजबूर इंसान है उसके
पेट में निवाला गया या फिर उसको सहायता मिली किसी तरह से। क्योंकि अगर ये संस्थाएं नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो कितना भयावह दृश्य हमारे देश में है जी। क्योंकि सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार राहत नहीं दे रही है, सरकार ने जो कोशिश की होगी वो की है, लेकिन वो आम इंसान तक नहीं पहुंच पाई है। तो क्या मतलब जी जी। तो इसलिए इन संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हालांकि इनको ना किसी का पेमेंट मिलता है, ना किसी से फंड मिलता है, और ये खुद के भरोसे पर ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन किसी कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं होता। इसलिए हमने सोचा कि इनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जो सवाल किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ खासतौर पे, क्या सरकार की नीतियों से जो भी कदम उठाए गए हैं आज तक, उससे आप खुश हैं, सहमत हैं? एक तो पहली बात तो मैं सरकार से, पुलिस वालों से, सबसे नाराज़ हूँ। संस्था, अनेक संस्था वाले नाराज़ होंगे। यहाँ पारिचारिका है, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले हैं, या साफ सफाई कर्मचारी, इनके नाम बार बार लिए जाते, शायद किसी के भी भाषण में हो, किसी। लेकिन हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं, संगठनाएं हैं, जो दिन रात खुद को एसेंशियल कमोडिटी में ही खुद को समझती है, ना हमको पगार मिलता है, ना हमें कोई बोलता है, तब भी हम काम करते हैं, लेकिन हमारा उल्लेख कहीं भी नहीं होता। किसी भी, आज तक आपने देखा होगा, किसी भी नेता के भाषण में हमारा उल्लेख नहीं हुआ। डॉक्टर्स का काम तो निश्चित रूप से अच्छा है, उनको सैलरी भी मिलती है, उनको पढ़ाया भी गया, वो मानव धर्म भी सिखाया गया। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, हमको तो कोई बोलता नहीं, ना पगार देता, ना हमको कोई दट्टू लगाता कि आपको जाना पड़ता कंपलसरी। ये बातें हमसे होती नहीं, फिर भी हम लोग काम खुद होके करते। लेकिन आज तक का किसी ने हमारा उल्लेख नहीं किया, ना किसी ने स्वागत किया। ये दुख बहुत बड़ी बात है। पिछली बार कोल्हापुर में बहुत बारिश आई थी, कितनी संगठनाएँ सामने आई थी, कितना बड़ा कार्य उन संगठन, लेकिन जब भी काम पड़ता है तो हमको याद किया जाता है। लेकिन जब भाषण की बारी आती है या फिर नाम लेने की बारी आती है, तब स्वयं सेवी संस्थाओं का नाम कोई भी लेता नहीं। ये दुख का काम है। दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि जो सरकार ने अभी पहल की है वो सही थे क्या, ऐसा ही क्वेश्चन था ना आपका। तो मेरा क्वेश्चन ये था सरकार से कि जैसा कोई भी सरकार निर्णय लेवे, शायद उनके पास मेरे से ज़्यादा होशियार लोग हैं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे से ज़्यादा उनकी सोच अच्छी होंगी, बट मेरा ये कहना है कि 1.5 महीना पहले एक साथ लॉकडाउन 12 बजे कर दिया, जिससे लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई है, जिससे लोग पैनिक हो गए, अपने अपने घर नहीं जा सके। अगर यही लोगों को बोले जाता कि भाई आपके पास 3 दिन है, 3 दिन के बाद में लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो वो लोग अपने अपने घर में जाए जिनको जाना है, तो शायद अपने अपने घर में पहुंचते थे, वो घर में पहुंचते थे, आज शांत होकर बैठते थे, उनके घर वाले भी उनको स्वीकार करते थे। आज जो पैनिक हुए हैं उनको अभी पहुंचने में और 2-4 दिन लगेंगे, अभी पहुंच रहे, फिर निकलेंगे कब? जब तक मजदूर नहीं है, कामगार नहीं है, हम लोग कैसा काम करेंगे? हर आदमी, हर का फैक्ट्री वाला, हर बिल्डर, हर व्यावसायिक लेबर के ऊपर डिपेंड होता है। आज लेबर अभी भी पहुंचने के हैं, तो वापस कब आएंगे? अब मैं एक समझो बिल्डर हूँ, तो मैंने बोला कि कल से, मेरे ठेकेदार को बोला कल से काम शुरू करना है, वो तो मुझे बोलेंगे कि सर अभी तो लेबर पहुँचे नहीं, आने का तो कोई सवाल नहीं है, और 500 का लेबर 1000 रुपये में मिलेगा, तो वो भी महंगाई बढ़ेंगी। ये सरकार का जो निर्णय था कि रातों रात लॉकडाउन, और उस दिन के बाद में सब गाड़ियाँ बंद, रेलवे बंद, बसेस बंद, ये निर्णय कहीं तो भी गलत हुआ, ऐसा मुझे लगता है, एक सामान्य पर्सनैलिटी करके। वो 3 दिन का समय देना था, 4 दिन का समय था, जिससे लोग अपने अपने घर में जाके सेटल होते थे। दूसरा लॉस गवर्नमेंट का हुआ, इन लोगों को संभालते जो खर्चा हुआ, यंत्रणा का उपयोग हुआ, ये शायद इनको नहीं करना पड़ता था, ये भी एक खर्चा कम हो जाता था। तब अपने पैसे से लोग घर जाते थे, आज गवर्नमेंट को खुद के पैसे से पहुंचाना पड़ रहा है। कितने लॉसेस है इसके पीछे में, लेकिन कोई सोचता ही नहीं। ऐसा लगता है कि वहाँ सोच वाले लोग नहीं है। हो सकता है उनकी नीतियाँ मेरे से ज़्यादा समझती हो, ये भी निर्णय गलत हुआ। दूसरा, मरकज का जो उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपके सामने। मरकज में जब पता चला सरकार को, पहले तो सरकार को पता ही नहीं था कि वहाँ मरकज है, वहाँ पे कुछ धर्मगुरु ने लोगों को बुलाया है, ये पता ही नहीं चला। जब पता चला, शायद 3000 लोग हो सकते, 3200 लोग हो गया, 2000 जो भी हो, उन लोगों को बाहर निकाल के अपने अपने गाँव में भेज दिया। कितनी बड़ी गलती। जब मालूम है कि कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना का हॉटस्पॉट बन सकता है, सब बातें यंत्रणा को मालूम है, फिर भी उन लोगों को घर पे जाने दिया। शायद उन लोगों को पहले क्वारंटाइन करते थे,
या कहीं अलग जगह में रखते थे, शायद आज जो 80,000 का आंकड़ा है देश में, ये आंकड़ा शायद कम हो सकता था। और आज मस्जिद में छिपते हैं लोग और कहीं छिपते हैं, कोई बताता नहीं मरकज़ से आए करके। ये जो यंत्रणा का प्रेशर बनता है यंत्रणा के ऊपर, पुलिस, खासकर पुलिस यंत्रणा के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, ये शायद कम हो सकता था। लेकिन वहाँ भी सरकार घबराई। ये सरकार ने निर्णय क्यों लिया? ऐसा लगता है कभी कभी वहाँ जो निर्णय लेने वाले लोग हैं कि लोगों की भावनाएं नहीं समझते। या अभी और एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि अभी जो लोगों को भेजा जा रहा है रेलवे से, उनकी पासेस बन रही, बच्चों को भी खड़ा लेके बैठो, मिसेस को धूप में 3-3 4-4 घंटे उनको बिठा के पास बनाना पड़ता, तब कहीं उसको पास मिलते जाने के। ठीक है, पास बनाना कार्य ठीक है। फिर 6-6 लोग लाइन में खड़े, 6-6 फीट के अंतर से आप रेलवे में बैठो। ये सिस्टम है, हमको टीवी पे भी बताया जाता, माध्यम से भी बताया जाता, व्हाट्सएप के माध्यम से बताया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक, वहाँ तक तो ठीक है, यंत्रणा काम करती, उसके बाद में 70 लोग तो एक ही डिब्बे में बैठे, लैट्रिन बाथरूम तो सिंगल ही है। फिर ये चीज़ों का क्या मतलब है? जैसे बसेस ने 10,000 बसेस छोड़ने का वडेट्टीवार साहब ने कहा, अनिल परब साहब ने बोल दिया 10,000 बसेस हमारे महाराष्ट्र में छोड़ेंगे हम। अब एक बस में 50 लोग रहते, वहाँ कहाँ आया तुम्हारा सेल्फ, जो हम बोलते कि दूरियां रखो, वो कहाँ आया? ट्रकों में लोग, लाखों लोग, आप जा सवेरे कभी भी जाइए, एक ट्रक में 50 लोग बैठे तो वहाँ 150 तो लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो आपका नियम कहाँ गया? तो फिर ये सर्कस करते क्यों आप सब? जिसमें देश को तकलीफ है, मरकज के लोग अलग नहीं रखे, लॉकडाउन एकदम रातों रात लगा दिया, ये सब करते हो तो ये काय के लिए करते हो? इससे क्या साध्य करना चाहते हो, क्या मिलाना चाहते हो? आपकी सोच अच्छी होंगी, लेकिन सोच के साथ में उसको प्लानिंग भी चाहिए, नियोजन भी चाहिए। नियोजन का अभाव है, ऐसा मुझे कहना है। नियोजन का अभाव है, और वाकई ये ऐसा प्रतीत होता है। हर इंसान, कोई भी, मतलब जो आम इंसान भी है, वो भी सोचेगा कि अगर ये बातें ऐसे की गई होती तो शायद आज हमारी तकलीफ थोड़ी कम होती, जैसा कि आपने कहा। जी जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ठीक है, अभी मान लीजिए बहुत लोग अपने अपने घरों में चले गए, ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं, 90% या 80% कहे, 20% अभी आने के हैं जो रास्ते में है, या सरकारी व्यवस्था में उसको अपना तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद भी आज भी आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है। हम ये तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन आज भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। तो इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले कहा है। तो मतलब किस तरह से आगे आने वाले दिनों में हम इसके साथ जिए और किस तरह से हम अपना यापन करें? मुझे लगता, मैंने 8 दिन पहले 4 टीवी पे लाइव था मैं, तब भी कहा था कि कोरोना हमारा एक जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। अभी इसको खुद को संभालो, जैसा मलेरिया है, फ्लू है, डेंगू है, उसी का ये भी एक हमारे साथ जुड़ा हुआ ये है, उसको क्या होते हैं, बीमारी कहते हैं हम, हमारे साथ जुड़े हुए। अब इसको हमको खुद को संभालना है और घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। आज टीवी के माध्यम से बोलो या पेपर के माध्यम से बोलो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोलो या व्हाट्सएप के माध्यम, इसको पैनिक किया गया है, लोगों का डर उसमें डाल दिया है। अरे हाथ भी लगाया तो घबराता आदमी, अरे उससे बात भी किया तो घबराता। हाँ, डरने की ज़रूरत तो है, लेकिन इतना पैनिक मत करो। लोग कल आत्महत्या करना शुरू कर देंगे, कल लोग बेरोजगारी, इसके माध्यम से 1.5 महीने से लोग घर में बैठे हैं, कल उनके विचारों का भी उद्रेक हो सकता है कि हम घर में बैठ के क्या करेंगे। कभी सरकार, जैसा केंद्र सरकार अलग रूल बनाती है, वो स्टेट फॉलो नहीं करती। स्टेट के रूल यहाँ के महानगर का, जितने भी महानगर है वहाँ के कलेक्टर्स हो या वहाँ के आयुक्त हो, ये लोग फॉलो नहीं करते, लोगों को कन्फ्यूज़ करते हो। एक तो फॉलो मत करो, अपने अपने कायदे बनाओ, या लोगों को कन्फ्यूज़ मत करो। दिन भर हम टीवी देखते, केंद्र ने आज ये इतना डील दिया है, फिर दूसरा स्टेटमेंट आता, स्टेट ने इतनी डील दिया, फिर तीसरा स्टेटमेंट आता, ये शहर में इतनी डील, ये आयुक्त ने अलग दिया है। लोगों को कन्फ्यूज़ क्यों करते हो? कोई भी एक निर्णय लो जो सामूहिक हो, जिसमें नियोजन दिखे, अपने अपने तरीके। हाँ, अधिकार है आपके पास, आपके शहर का नियोजन करना आपके पास अधिकार है। फिर सबके अधिकार बुला के स्टेट से एक साथ कहलाओ, अलग अलग स्टेटमेंट देके आप पाना क्या चाहते हो? लोगों को पैनिक कर रहे, पहली बात अलग अलग निर्णय दे रहे हो, कहीं दारू की दुकानें खुल रही, कहीं नहीं खुल रही। ये उस जगह की परिस्थिति के हिसाब से भी हो रहा है ना। ये एक ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं।
कहीं दुकान 5 खुलती है, कहीं 2 दुकान खुलती है, कहीं कुछ होता है, कहीं बिल्कुल बराबर परिस्थिति के अनुसार उस अधिकारी को अधिकार दिए गए, उस अधिकार के माध्यम से वो लोग अपना अपना। लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरे देश में हम नहीं साथ जा सकते। महाराष्ट्र का तो एक कुछ ना कुछ रूल होना चाहिए, एक रूल तो होना चाहिए बराबर। और जहाँ क्वारंटाइन के लोग हैं या जहाँ ज़्यादा लोग मिल रहे हैं उनके लिए अलग बनाओ, बाकी लोग एरिया ग्रीन जोन में डालो, पूरा गांव के गांव रेड जोन में डाल दिया तो उसमें भी परेशानी होती लोगों को। तो ये बढ़ने का कारण सरकार की नीति है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मतलब सरकार ने अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो ये नहीं बढ़ता, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल जी क्योंकि ये सरकार की नीति का नियोजन का अभाव है या डर का अभाव है। एक आखिरी सवाल, अगर सरकार की नीतियाँ अगर ठोस होती तो शायद आप जो बोल रहे हैं वो शायद नहीं होता और लोगों को तकलीफ़ कम होती। आने वाले दिनों में हम लोगों ने, मतलब आम इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, जैसे आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो किस तरह से हमें आने वाले दिनों में अपने स्वास्थ्य के हिसाब से हो या फिर समाज के स्वास्थ्य के हिसाब से हो कदम उठाने चाहिए संदेश के तौर पर? बिल्कुल मुझे लगता है कि मास्क जो है हमारे जो पंतप्रधान साहब उन्होंने कहा है, इस पर स्पेशल गाइडलाइन भी दिया है आरोग्य मंत्रालय ने। मुझे लगता है कि उसका हमने पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और अगर बाहर से कोई आता तो उसको क्वारंटाइन में खुद होकर 14 दिन के लिए अपने परिवार के सदस्य के नाते उसको क्वारंटाइन में डालना चाहिए। ऑफिस में कोई आता है तो उसकी टेस्ट करना चाहिए। मैंने अभी ऑफिस में भी लिखा है, कोई आता है तो उसको चेक किया जाता है, उसके बाद में सैनिटाइज़र वापस। जीने का जो सिस्टम है वो बदल के हमको आगे जाना है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। उसके मुझे लगता है कि इतनी सारी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर डर के मारे घर में रहेंगे या बिजनेस बंद रहेंगे, एक आर्थिक चौकट देश की बिगड़ जाएंगी, शहर की भी बिगड़ जाएंगी, सभी का मुझे लगता है कि नुकसान है। इसमें संभाल के हुए चलते हुए इसको आगे हमने जाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, टीवी पे या व्हाट्सएप पे या प्रिंट मीडिया पे अभी चर्चा इसकी होना चाहिए कि अभी हमें आगे जीना कैसा है। हमने जो 2 महीने गंवाए हैं जीवन के, उसको हमने कवर कैसा करना है, हमारे खर्चे कैसा कम करना है और काम कितना करना है ज़्यादा, और मजदूर लोग कैसे वापस काम पे आए, इसके लिए सरकार ने नीति बनाना चाहिए। क्योंकि अभी 1.5-2 महीना लोग अपने गांव से आते नहीं, और आते समय उनको फिर से प्रश्न आएंगे कि उनके पास से पैसे ख़त्म हो गए। अभी जाते जाते तो पैसे ख़त्म हो गए तो आएंगे कहाँ से? ये भी एक नीति का मुद्दा हो सकता है, नियोजन का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये सरकार करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जितनी भी मैंने अभी तक बोला है, जितनी भावनाएं व्यक्त की है, एक सामान्य आदमी करके भावनाएं व्यक्त की है। ये शायद प्रश्न हर आदमी के बीच मन में होगा कि भाई अगर आपके पास सब बातें करते हो तो नियोजन क्यों नहीं करते हो? नियोजन का अभाव निश्चित रूप से है। ये सभी, कोई लोग बोल नहीं पाते, कोई लोग बोलते हैं, मेरे जैसे पकड़ लोग रहते, मुझे किससे कुछ लगता नहीं। क्योंकि जो अभाव है, मैं एक बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी को संविधान के माध्यम से ये भी दिया है कि अच्छी बात है तो उसको लोगों के सामने लाओ। वही बात मैं सामने ला रहा हूँ। किसी के ऊपर आरोप नहीं, किसी को ये नहीं है, खराब नहीं बोलता हूँ, कुछ नहीं, लेकिन सोच के साथ नियोजन भी करो, इतना ही कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दोस्तों, आप देख रहे थे मैं प्रथमतः भारतीय और अंततः भारतीय, ये हमारा विशेष प्रोग्राम है जिसके तहत हम आज दीपक नीलावार जी से बात कर रहे थे। और बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज 50 दिन लगभग हो गए हैं, लॉकडाउन है और अभी धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। लेकिन इन 50 दिनों में हमने किस तरह की त्रासदी झेली है। आज प्रधानमंत्री हमारे भाषण में कहते हैं आत्मनिर्भर होना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के बोलने से आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश सदियों से आत्मनिर्भर है। क्योंकि आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि इनकी क्लीन फाउंडेशन है जिन्होंने हज़ारों लोगों को खाना दिया है, हज़ारों लोगों की सहायता की है इस मुश्किल घड़ी में। ऐसी ये एक ही नहीं, हज़ारों संगठन ऐसे हैं, NGOs है जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और लोगों का ध्यान रखते हैं, जो भी मजबूर है उसकी सहायता करते हैं।
अगर ये लोग नहीं होते तो आज सरकार की जो नीतियां हैं उसको आम इंसान तक पहुंचने में कितनी देर होता, कितना समय लगता। तो ये लोग आत्मनिर्भर होकर समाज की सेवा कर रहे हैं और जो शोषित है, पीड़ित है, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो हमें हमारी नीतियों पर सोचना पड़ेगा। हमारी जो नीतियां हैं वो नियोजन के साथ जो जल्द से जल्द असर करे, इस तरह से हमें मजबूत होकर देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस विशेष प्रोग्राम में आज हम इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।